Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the properties of cardiac muscle. So without wasting our time, let's start the video. तो हम cardiac muscle की 6 मेन प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो 6 मेन प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी हैं? तो वो है ऑटो रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हम देखेंगे कि हमारे दो लॉज होते हैं, ऑल और नन लॉ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। इसके बाद हम रिफ्लेक्टरी पीरियड और टोनिसिटी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी इसका हमारा क्या है? ऑटो रिदमिसिटी। अब ये जो ऑटो रिदमिसिटी है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा ऑटोमेटिसिटी और ये रिदमिसिटी। अब ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है कि हमारी जो कार्डियक मसल होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के खुद ही इंपल्स जनरेट कर सकती है, और इस एबिलिटी को मैं क्या कहता हूं? ऑटोमेटिसिटी। और रिदमिसिटी क्या होती है कि ये जो इंपल्स जनरेट करती है एक रेगुलर इंटरवल पर करती है, इसको बोलते हैं रिदमिसिटी। सो हमारी कार्डियक मसल के पास ऑटो रिदमिसिटी होती है, मतलब ये अपने इंपल्स खुद जनरेट कर सकते हैं, और ये जो इंपल्स जनरेट होते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ऑटो रिदमिसिटी की, ये प्रॉपर्टी हमारी कार्डियक मसल में होती है। सो बेसिकली द ऑटो रिदमिसिटी मतलब ऑटोमेटिसिटी एंड रिदमिसिटी, specialized cardiac muscle cell can initiate its own impulse without any external stimulus. This is called automaticity. And specialized cardiac muscle cell can generate its impulse at regular interval of time. This is called rhythmicity. अगर हम इसकी बात करें इंपल्स कौन कितना जनरेट करता है, तो जो हमारी एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड, वो हमारा 70 to 80 इंपल्स पर मिनट जनरेट करती है। एवी नोड हमारा 40 to 60 इंपल्स पर मिनट। एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज हमारा 30 to 36 इंपल्स पर मिनट। और पिरकिंजे फाइबर्स की बात करें तो 50 to 40 इंपल्स पर मिनट जनरेट करती है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। अब ये जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमारी एसए नोड जो इंपल्स जनरेट कर रही है वो ट्रांसमिट होता है पूरे के पूरे मायोकार्डियल मसल सेल में थ्रू अ जंक्शनल टिश्यू। और ये जो पूरे के पूरे मायोकार्डियल मसल सेल में ट्रांसमिट होते हैं, तो इनकी एक कंडक्शनल वेलोसिटी होती है, कंडक्शन की एक वेलोसिटी होती है इन कार्डियक टिश्यू की, वो हम देखते हैं कि किसकी कितनी होती है। सो द कंडक्टिविटी impulse generated in the SA node is transmitted at all the myocardial muscle cells through a junctional tissue. Conduction velocity in the cardiac tissues are as follows. अब वो कंडक्शन वेलोसिटी हमारी क्या है वो देख लेते हैं। SA नोड में होता है 0.05 मीटर पर सेकेंड, एट्रियल पाथवे 1 मीटर पर सेकेंड, एवी नोट 0.05 मीटर पर सेकेंड, बंडल ऑफ हिज 1 मीटर पर सेकेंड, और पिरकिंजे सिस्टम का होता 4 मीटर पर सेकेंड, और वेंट्रिकुलर मसल का होता 1 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो किस कार्डियक टिश्यू की है? तो पिरकिंजे सिस्टम की है। ये बात याद रखनी है। अब चलते हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो कि है हमारी एक्साइटेबिलिटी। तो जो हार्ट मसल होते हैं वो हमारे शो करते हैं एक्साइटेबिलिटी, मतलब जब जो स्टिमुलस है एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है इन हार्ट मसल पे, तो ये इनमें क्या डेवलप होता है? एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, और ये फिर क्या शो करते हैं? एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं। और ये जो स्टिमुलस है ये हमारा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है। सो एक्साइटेबिलिटी
heart muscle shows excitability, that is, when a stimulus of adequate strength and duration is applied to it, it develops an action potential. The nature of the stimulus may be इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब एक्साइटेशन की वजह से जो हमारी कार्डियक मसल होती है उसमें जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं उसमें केमिकल और मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हार्ट मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब आफ्टर एक्साइटेशन heart muscle contract due to chemical and mechanical changes in the actin and myosin. The contraction of heart muscle follows the two law। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट मसल का वो हमारा दो लॉ फॉलो करता है। एक होता है हमारा ऑल और नन लॉ, और दूसरा लॉ है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। तो पहले हम देखेंगे कि ऑल और नन लॉ क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारे मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेट होते हैं एट और अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। अगर उससे कम है तो हमारे हार्ट मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो 35 मिली वोल्ट का है, तो अगर हम 20 मिली वोल्ट का स्टिमुलस देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कार्डियक मसल के 1/4 फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, 3/4 मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक कि 35 मिली वोल्ट जितना थ्रेशोल्ड जितना स्टिमुलस ना मिल जाए। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ऑल और नन लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सारे के पूरे कार्डियक मसल ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। वो भी कब होगी, जब स्टिमुलस जो है वो हमारा कितना हो, एट और अबव द थ्रेशोल्ड लेवल, तभी जो हमारे मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ऑल और नन लॉ। सो ऑल और नन लॉ क्या है हमारा, इफ मायोकार्डियल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय a stimulus at or above threshold level, there will be maximum contraction of heart muscle, but if the stimulus is sub-threshold, there will be no contraction at all. This is called all or none law. दूसरा लॉ हमारा क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। अब ये फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ क्या होता है कि जो हमारी हार्ट मसल होती है, हार्ट मसल का जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये जो हमारे हार्ट का जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर के। और ये जो इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के। तो ये जो लॉ है ये हमारा क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। इसको हम एक एग्जांपल से भी अभी समझेंगे। फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ क्या है हमारा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इस फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो ये जो लॉ है ना, इसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग डिवाइस बोलते हैं कार्डियक फेलियर के केस में। अब क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। होता क्या है, दिस लॉ enjoys the equal stroke volume of two ventricles. This law is a life saving device in cardiac failure. Example, अगर मान लो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो गया तो क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन उसका नहीं होगा तो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और अभी हमने देखा कि अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो इनिशियल लेंथ है कार्डियक मसल की
मसल फाइबर की वो भी हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और अगर हमारी इनिशियल लेंथ कार्डियक मसल फाइबर की इंक्रीज कर जाएगी तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा और इस वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पाएगी वाइटल ऑर्गन्स को। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस लॉ को लाइफ सेविंग डिवाइस इन कार्डियक फेलियर। तो दिस लॉ इज लाइफ सेविंग डिवाइस इन अ कार्डियक फेलियर। एग्जाम्पल, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, the failure of the left ventricular contraction, accumulation of the blood in the left ventricle, increased end diastolic volume, increase in initial length of cardiac muscle fiber, increased force of contraction, increased cardiac output and proper और cardiac output बढ़ जाएगा तो proper blood supply होगी vital organs को, brain वगैरह को, है ना। तो इस वजह से हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग डिवाइस इन कार्डियक फेलियर। अब हमारी इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, सो बेसिकली कि जैसे कि इसको इस तरीके से समझो कि जैसे कि आपकी मैक्सिमम पढ़ने की लिमिट है 3 घंटे, तो आप 3 घंटे जब हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, आधा घंटा या 15 मिनट का ब्रेक लोगे और फिर उसके बाद पढ़ोगे। तो ये जो आपने आधा 15 मिनट का जो रेस्ट लिया, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हार्ट में भी ऐसे ही होता है कुछ। द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द हार्ट इज द इंटरवल ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच अ नॉर्मल कार्डियक इम्पल्स कैन नॉट री-एक्साइट an already excited area of the कार्डियक मसल। मतलब कि जो कार्डियक मसल का जो एरिया पहले से एक्साइटेड था उसको जो नॉर्मल कार्डियक इम्पल्स कुछ टाइम इंटरवल तक री एक्साइट नहीं कर पाती है, और वो जो टाइम इंटरवल है उसको मैं क्या कह रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो ये भी प्रॉपर्टी है हमारी कार्डियक मसल की। इसके बाद इसकी 6th प्रॉपर्टी है टोनिसिटी। टोनिसिटी कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि जो हमारी हार्ट मसल में जब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं डायस्टॉल होता, मतलब वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स स्टेट में पहुंचते हैं तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं साइज में बड़े भी होते हैं, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स ना हो जाए, इनका वॉल्यूम, इनका शेप ना चेंज हो जाए। इस वजह से जो हमारे हार्ट मसल है वो पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है टू मेंटेन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए जो हमारी हार्ट मसल है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहती है ताकि जो है नॉर्मल फिलिंग हो सके वेंट्रिकल्स की ड्यूरिंग इट्स डायस्टॉल। मतलब वेंट्रिकल जब डायस्टॉल हो रहा है ये कुछ ज़्यादा ही डायस्टॉल ना, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स ना कर जाए कि इसका शेप चेंज हो जाए, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी हार्ट मसल पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ, टोनिसिटी। So tonicity, it is the state of sustained and partial contraction of heart muscle to regulate its volume during the filling of the ventricles during the diastole. So it is the state of sustained and partial contraction of heart muscle to regulate its volume during the filling of the ventricles during the डायस्टॉल। तो इसके साथ इसकी हमारी 6ठी प्रॉपर्टी टोनिसिटी भी कंप्लीट हुई। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।